हेलो नमस्ते, वेलकम टू आर एस ओनली। मैं हूँ मनीषा और इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशली विंड एनर्जी के सोर्स में कुछ स्टेट्स में चेंजेस आए हैं। ठीक है, रैंक्स चेंज हुई हैं, उसके कारण न्यूज़ है। इस न्यूज़ को हम क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे और नए फैक्ट्स क्या हैं उसके बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो विंड एनर्जी का रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल फ्यूचर, ये सब अपन कवर करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी मैं आपको बताऊंगी कि विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करके या फिर बेटर रिजल्ट्स लेके या फिर जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करके हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। ये प्राइम मिनिस्टर का कोट है, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ शेयर किया है। वी डोंट हैव वास्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस, हमारे पास में ऑयल एंड गैस नहीं है। ठीक है, हम अपनी ऑलमोस्ट 85% ऑयल नीड्स जो हैं वो इम्पोर्ट से कंप्लीट करते हैं। हम एनर्जी प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद की एनर्जी अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमारा फोकस सोलर, विंड, न्यूक्लियर और हाइड्रो के ऊपर होना चाहिए, ताकि ये एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो हमें ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होने से बचा लें। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहें। जब आपका 85% एनर्जी नीड्स आप किसी और कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपकी एनर्जी रिस्क में चली जाती है। अभी जब इजराइल ईरान वॉर हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लॉक हो जाने का खतरा था, जहां से एक्चुअली हमारा बल्क ऑफ ऑयल आता है। रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रशिया से जो हम आर्कटिक ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके कारण भी हमें वी हैव टू फेस द फ्लैग, राइट, हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो अगर हमें इस तरह से इतना बल्क ऑफ क्वांटिटीज़ में ऑयल नहीं लेना पड़ेगा, गैस इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर ये जो एक तलवार लटका देते हैं, है ना, वो सब ना के बराबर हो जाएगा। तो इस कोड का फोकस वही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल विंड डे था, कब था? जून 15 को था ग्लोबल विंड डे। ठीक है, और इसको यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ग्लोबल विंड डे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले तो एक विंड यूरोप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, और दूसरा है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, अगेन ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो ये दो ग्रुप्स हैं जिन्होंने ग्लोबल विंड डे एक तरह से डिसाइड किया है जून 15 को। जून 15 को ही इंडिया में जो इवेंट हुआ है ग्लोबल विंड डे का, वो बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, इस न्यूज़ के ऊपर थोड़ा और फोकस करेंगे। ये आपका बेसिक फैक्ट है, एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ग्लोबल विंड डे कब है। ऑप्शन देंगे 4, उसमें आपका एक 15 जून ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 2025 में इंडिया ने ग्लोबल विंड डे कहाँ पर इवेंट सेलिब्रेट किया? बेंगलुरु। क्या थीम थी? यहाँ नहीं है, आगे लिखती हूँ मैं, आगे बताती हूँ क्या थीम थी, कौन मिनिस्टर हैं रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी सोर्सेज के। ठीक है, ये सब आपके डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, आपको फैक्ट्स लर्न होने चाहिए। अब विंड एनर्जी की जरूरत क्यों है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्यों ज़रूरत है? हम अपनी डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, कौन से वाले, जिनको कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, ये जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। हम चाहते हैं कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। क्यों? दो रीजंस, एक तो हमारा इंपोर्ट का जो इशू है वो रिजॉल्व करना है, दूसरा जो ज़्यादा बड़ा रीज़न है वो ये है कि इनका एक दिन अंत हो जाएगा। देयर विल कम अ डे जब ऑयल खत्म हो जाएगा, देयर विल कम अ डे जब दुनिया में से कोल खत्म हो जाएगा। यूरेनियम, इट्स अ फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, तो यूरेनियम धरती पे जितना है उतना ही है, तो देयर माइट कम अ डे, चाहे 500 साल में आए, लेकिन एक दिन आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमें वो एंड फेस ना करना पड़े, हम उससे पहले ही अपनी एनर्जी ऑप्शंस को स्विच कर लें। ठीक है, इसलिए विंड एनर्जी हमारे लिए ज़रूरी है, विंड एनर्जी को हार्नेस करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये आपके सामने ऑप्शंस जो हैं ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हैं। इसमें विंड है, बायो है, जियोथर्मल है, सोलर है और हाइड्रो पावर है। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मैंने अभी आपको पहले ही दूसरा ही बताया। नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है जो हमेशा से चला आ रहा है। ठीक है, हम विंड और सोलर और बायो एनर्जी ये क्या है? ये नए क्या कहते हैं, ऑप्शंस हैं। एक्सट्रीमली नए ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन इनमें टेक्नोलॉजी जो है वो
न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें इन्वेस्टमेंट अब होने लगा है, जबकि ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया ये या कोल हो गया, है ना, ये सब जो है ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि ये कन्वेंशनल है, हम इनको बहुत टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। ओके, अब इसमें मैं आपको ऑलरेडी एक बात, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, अभी मेरे को याद आया है। हाँ, इसका हैशटैग, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, इसका हैशटैग है वर्किंग इन विंड, ठीक है। आई एम सॉरी, इसका हैशटैग है जून 15 के ग्लोबल विंड डे का हैशटैग, जो आपका होता है ना, वो उससे सर्च इंजन बन जाता है, आपका पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका है वर्किंग इन विंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं अभी, मेरे को स्ट्राइक हुआ, सो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें रिन्यूएबल प्रेफर क्यों करना है, वाई रिन्यूएबल्स, ठीक है। अब इसके वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में एक एक वर्ड लिखती हूँ, उसको अपन रिवाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिन्यूएबल को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करनी है, ठीक है। ऑयल से डिपेंडेंसी कम करनी है, सिर्फ ऑयल ही नहीं, इसमें नेचुरल गैस भी आती है, और ये दोनों हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं, है ना। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि एक तो हमारा इम्पोर्ट जो है वो बहुत हाई है, इनके कारण हमें ऑयल और नेचुरल गैस महंगा पड़ता है, और इनको इतना 85% इंडिया की नीड्स, ठीक है, इनको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैरल्स जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके कारण हमारा इंपोर्ट बजट जो है उसका इंपोर्ट का सेक्शन हाई होता है, तो हमें ट्रेड डेफिसिट रहता है, ठीक है, हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं होता, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। उसके अलावा हम ये क्या क्यों ज़रूरी है, उसके अलावा ये जो रिस्क फैक्टर है ना, ट्रेड के ऊपर जो रिस्क फैक्टर है, कभी कहीं पे कोई किसी को जाके मिसाइल छोड़ देता है और हमारी शिप्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाता है, ये हम नहीं चाहते ऐसा हो, ठीक है। तो ये जो रिस्क है कि हमें मैं अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। यूरोपियन यूनियन ने जो अपनी ऑयल रिफाइनरी है, नयारा ऑयल रिफाइनरी गुजरात में, कौन सी है, है ना, ये गुजरात में है। अभी यूरोपियन यूनियन में, आई थिंक एक दो दिन पहले की न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ठीक है। क्यों लगा दिए, दो कारणों से। पहला कारण जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद भी रशिया से ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी इफ यू आस्क मी, पर ठीक है, कोई बात नहीं है, दुनिया ऐसी, हम क्या कर सकते हैं, राइट। रशिया की एक कंपनी है रोसनॉफ्ट, ठीक है। इस कंपनी का अराउंड 48-49% शेयर इस ऑयल रिफाइनरी में है। तो यूरोपियन यूनियन ने इस बहाने से कि आप रशिया को डायरेक्ट बिजनेस दे रहे हैं और यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, इस ऑयल रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। ये ऑयल रिफाइनरी रशिया का आर्कटिक ऑयल जो है उसको रिफाइन करके जो फर्दर प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बना के दुनिया में बेचते थे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा मार्केट यूरोप ही हुआ करता था। तो दिस इज एक्चुअली अ लॉस फॉर अस। इस तरह से रिस्क में चला गया अपना बिजनेस, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो बाकी की ऑयल रिफाइनरीज हैं, राइट, वो कोशिश करेंगी कि रशिया से कम ट्रेड किया जाए, और रशिया हमें थोड़ा सा डिसेंट प्राइस में ऑयल अभी दे रहा है। तो अगर रशिया को हम मार्केट से हटा देंगे, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो आपने मार्केट को स्ट्रेंथ कर दिया, आपने हमारे पास में ऑप्शंस कम कर दिए। अगर आपके पास में ऑप्शंस कम होंगे खरीदने के लिए कोई भी सामान, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके पास तो डिमांड बढ़ गई ना, है ना। मान लेते हैं कि कतर और सऊदी अरेबिया और यही 2-3 कंट्रीज हैं जो ऑयल दे रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। अगर पहले 5 कंट्रीज ऑयल दे रहे थे और अब सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज ऑयल दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली डिमांड तो वहीं स्टैटिक है, वो डिमांड इन 3 के ऊपर आके फॉल करेगी, तो वो अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना चाहेंगे और डिमांड को भी केटर करने की जरूरत है, तो अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगे, तो ऑयल हमारे लिए महंगा हो जाएगा। ऑयल महंगा हो जाएगा तो हमारा जो एनुअल बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एनुअल बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। हमारी सारी प्लानिंग इस एक दिन के ऊपर डिपेंड करती है, 1 फरवरी के दिन, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर यही है जो इंपॉर्टेंट बनाता है 1 फरवरी को, राइट। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे कितने प्लान्स एंड पॉलिसीज होते हैं, हमारे कितने ड्रीम्स होते हैं, हम कि ये काम करेंगे, यहाँ पर इतने पैसा आएगा, वो पैसा वहाँ से लाएंगे और उसको यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतना करेंगे, इतना क्यों करेंगे, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये हो भी गई है इस साल थोड़ी सी अब, है ना। तो इसका क्या नुकसान हुआ, इंपोर्ट का नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हमें बहुत कुछ इंपोर्ट करना है, बजट डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरी जो अदरवाइज एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं वो है पोल्यूशन।
जब हम ऑयल, नेचुरल गैस, कोल इनसे या न्यूक्लियर पावर इनसे जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो यहाँ पर पोल्यूशन होता है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है ना। ये आपने पहले भी सुने होंगे, इनको मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, आपका पोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो जो आपके सस्टेनेबल गोल्स हैं, सस्टेनेबल एनर्जी वाले, वो आपके अचीव नहीं हो सकते हैं। वो जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें इसमें 4 गोल्स हैं। एक तो देखो आएगा गोल नंबर 7 आएगा आपका क्लीन एनर्जी वाला, ठीक है ना। इसमें गोल नंबर 7 हो जाएगा। इसमें आपका गोल नंबर 7, 8, सस्टेनेबल सिटीज, गोल नंबर 9 आ जाएगा, गोल नंबर 11 आएगा, ठीक है। ये तीनों तो गोल आपके डिस्टर्ब हो गए। उसके अलावा भी आएगा क्या कोई सा पोल्यूशन, डायरेक्ट पोल्यूशन वाला आएगा, ठीक है, गोल नंबर 13। ये 4 गोल्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। 14 गोल्स हैं, ठीक है। ये 14 गोल्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी तो अपन ये समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर आप इनके ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप क्लीन एनर्जी जनरेट नहीं कर पाओगे, सस्टेनेबल फ्यूचर नहीं होगा, राइट। पोल्यूशन होगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाएगा, तो आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसका इंडिया पार्टनर है, सिग्नेटरी पार्टनर है, वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, हमारे इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। इतना ही है, समझ में आ गया? ओके, मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया, राइट। ये आपको याद होना चाहिए वर्ड बाय वर्ड। 2030 तक हम चाहते हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इनके ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी 50% से हट जाए, यानी कि हमारी जो भी पावर नीड्स हैं उनका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कवर करें, ठीक है। 2030 आपको ईयर याद रखना है। कौन से पावर होनी चाहिए? नॉन फॉसिल फ्यूल पावर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नॉन कन्वेंशनल पावर, ठीक है। ये तीनों एक ही होते हैं, इसमें कोई कैटेगरी में डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही चीज के नाम हैं। और 50% हमारा टारगेट है, ठीक है। ईयर टारगेट 50% का कौन सा है? 2030, और किस चीज के लिए है? नॉन फॉसिल फ्यूल पावर के लिए, ये लर्न करना है, ठीक है। और 2070 तक हम इंपोर्ट एनर्जी नेट जीरो एमिशंस पोल्यूशन हो गया आपका, कार्बन फुटप्रिंट हो गया आपका, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जीरो पोल्यूशन पे चले जाएं हम 2070 तक। इतना तो जी लेंगे अपन भी, देख लेंगे, ठीक है। ओके, ये आपके ये कंट्री का विजन है। इसके लिए नेशनल गोल है अपना कंट्री का क्लीन एनर्जी के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? क्लीन एनर्जी के लिए, ठीक है। ये अपना नेशनल गोल है, ये आपको लर्न करना है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आंसर्स में भी आपको स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। कोई ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, थीम एलैबोरेशंस होते हैं, इनमें मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डिस्कस करने के लिए बोलते हैं कि इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अभी तक क्या पार्टिसिपेशन रहा है, एनालाइज करने के लिए बोल देंगे। कोई भी एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूजेज जो है, जो स्टेटस है इस वक्त प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, कितना हमारा मेगावाट वगैरह कवर हुआ है, कौन से स्टेट्स कहाँ पर हैं, उसमें आपके पास में ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है लिखने के लिए। इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो भी टारगेट है, क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, इंडिया का क्या गोल है, ये इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। आपकी वर्ड लिमिट भी पहुंचेगी, और जब आप आंसर्स में फैक्ट्स लिखते हैं तो दे क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है। ये आई थिंक 2023 में उन्होंने स्पीच में दिया था। एंड ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडस्ट्री यूज़ करे, और कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के वो हाउस होल्ड यूज़ करें। इस वक्त इंडिया में ऑलमोस्ट उल्टा हो रहा है। घरों के ऊपर तो आपको सोलर मिल जाएगा, बट बहुत कम ऐसे ह्यूज बिजनेस हाउसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनके ऊपर आपको सोलर या विंड मिलेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब घरों के ऊपर से सोलर हटा देना है, लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, जहाँ पर पावर कंजम्पशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्री होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ पर हम चाहते हैं कि नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लगे। और जो छोटे हाउस होल्ड वगैरह हैं, जो डेली यूजेज वाली इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, हम छोड़ सकते हैं उनको खुला कि भैया अगर आपको है ना नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लगाना है, यानी कि सोलर लगाना है, बहुत ही बढ़िया। नहीं लगाना है तो ग्रिड आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ग्रिड कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया है ना। ये एनर्जी का जो गोल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है, ये आपको याद करना है। और इंडिया के इस वक्त कौन मिनिस्टर हैं न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के? प्रहलाद जोशी जी, उनकी फोटो लगा रखी मैंने, ठीक है। ये नेम आपको याद करना है। मैंने एग्जाम दिया था
मिनिस्टर्स के नाम पूछे गए थे, ये तक पूछे थे कि इनसे पहले कौन से मिनिस्टर थे, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये रिस्क लेने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, 1 1 मार्क, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया के आत्मनिर्भर भारत अपनी स्ट्रैटेजी है, हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो अगर अपन ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब हम सेल्फ रिलायंट हो गए। आत्मनिर्भर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस में हमारा विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो सेंट्रल है, मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है। समझ में आ गया? अब ये ग्लोबल विंड डे के ऊपर फैक्ट है, इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था बैंगलोर के अंदर, कब आया था? जून 15, ठीक है ना। और इसकी थीम क्या थी? थीम के ऊपर क्वेश्चन आता है, पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये आपको रटना है, ठीक है। थीम लर्न होनी चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पर मिनिस्टर्स या यूनियन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नेशनल लेवल के लिए है। अगर राजस्थान सरकार भी किसी टाइप का इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और उसमें कोई राजस्थान स्पेसिफिक मिनिस्टर हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर आपके चीफ गेस्ट बन के आए हैं और उनका स्पीच है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी लिस्ट बनाओ, क्या इवेंट था, कहाँ हुआ था, क्या डेट थी और क्या थीम थी, ठीक है। और एक कॉलम और बना लो अगर कोई स्पेशल चीफ गेस्ट है तो इस स्पेशल ओकेजन पे चीफ गेस्ट कौन थे? यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर प्रहलाद जोशी, ठीक है। अब इन्होंने ये एक इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी विच इज़ वेरी, अब ये ना याद करने वाली चीज़ नहीं है बट ये समझने के लिए और वैसे एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हो आप याद करने के लिए। जैसे कर्नाटका में बैंगलोर इज़ द कैपिटल, ठीक है। कर्नाटका में किष्किंधा का किंगडम माना जाता है, राइट, जो अभी हम्पी के रूइंस हैं, कहते हैं कि वही किष्किंधा का किंगडम जो एंशिएंट टाइम से चला रहा है, रामायण एरा से, वही है। तो इन्होंने विंड डे को पवन पुत्र हनुमान से जोड़ के दिखाया, तो ये लर्न करने का तरीका है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ लिखा है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है ना तो इससे एसोसिएट करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राइट, ये फैक्ट है ना। पहले क्या था? पहले गुजरात नंबर 1 पे था रैंक में, तमिलनाडु वाज ऑन नंबर 2 एंड कर्नाटका वाज ऑन नंबर 3। लेकिन इस साल थोड़ा सा कर्नाटका ने अप बूस्ट दिखाया है विंड एनर्जी में। कर्नाटका इज नाउ द टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड कम्स तमिलनाडु एंड विच इज क्लोजली फॉलोड बाय गुजरात, ठीक है। तो ये आपको तीनों की रैंकिंग याद होनी चाहिए। ये नंबर्स आपको अगर याद नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, है ना। मैंने पहली बार किसी क्लास में बोला कि कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5.2 मेगा, ये इंडिया का जो टारगेट था हमने उसको इस साल क्रॉस किया है। ये दूसरी बार क्रॉस हुआ है, पहली बार क्रॉस हुआ था आई थिंक 1920 का जो ईयर था उसमें क्रॉस हुआ था, अभी 24-25 वाले में दूसरी बार क्रॉस हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और विंड एनर्जी के लिए हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के कैटेगरी में। अब ये क्या, अब देख के लगता है अरे वाह इंडिया इज प्रोड्यूसिंग सो मच। प्रॉब्लम ये है इंडिया इतना ह्यूज है और इंडिया के कंपटीशन में कौन है कंट्रीज? इतने इंडिया जैसे ग्रैंड और ह्यूज कंट्रीज नहीं हैं। मे बी चाइना होगा, मे बी यूएस होगा, बट उसके अलावा जो भी कंट्रीज हैं अगर वो इंडिया से ऊपर की रैंकिंग पे हैं तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंटली उस काम को किया जा रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का जो लैंड एरिया है ना, उसको देखते हुए इंडिया इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल राइट नाउ क्या कभी नहीं कर पाए, बट ये आपको याद करने हैं। 3rd रिन्यूएबल एनर्जी की रैंक है, 4th विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की रैंक है, ये वर्ल्ड वाइड है। इंडिया में नंबर 1 पे कर्नाटका है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे आपका गुजरात है, ठीक है। और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग टर्बाइन मॉडल हैं वो 5.2 मेगावाट की कैपेसिटी को क्रॉस कर चुके हैं। समझ में आया, है ना, ये याद रखना है। अब ये जो मेगावाट वाला है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको आता है, सबसे छोटी एनर्जी की यूनिट वॉट होती है, फिर किलोवाट होती है, फिर मेगावाट होती है, फिर गीगावाट होती है, और तीनों में 1000 मल्टीप्लिकेशन होते हैं। नहीं लिखूं, मुझे पता नहीं है, ठीक है मैं लिखती हूँ, चलो ठीक है अपन लिख लेते हैं, इट विल टेक व्हाट अ मिनट और सो। सबसे नीचे होता है, सबसे लो में होता है वॉट, WATT, ठीक है, वॉट्स लिखो इसको, वॉट्स, ठीक है। इससे ऊपर होता है किलोवाट, सॉरी इसके नेक्स्ट आता है किलोवाट, फिर नेक्स्ट आता है मेगावाट, है ना, और फिर नेक्स्ट आता है गीगावाट, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ओके। अगर 1000 वॉट्स होंगे
तो 1 किलोवाट होगा। ओके, अगर 1000 किलोवाट्स होंगे तो 1 मेगावाट होगा। ये याद करना है आपको, है ना। और अगर 1000 मेगावाट होंगे तो 1 गीगावाट होगा। ओके, है ना। ये आपको याद करना, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इट टुक जस्ट व्हाट 1 मिनट। एनीवे, की चैलेंजेस, अब ये आपके बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, उसी में लिखना है, या फिर आपको थीम एलैबोरेशन करनी है, कोई ऐसे राइटिंग का टॉपिक आया तो करना है। ये एड ऑन टॉपिक है, ये अपन सबको आता है, मैं रिवाइज करा देती हूँ। एक तो इंडिया में इंडिया में जो कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, वो बहुत ज़्यादा है। ये पर यूनिट कॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए, ये अराउंड 1.2 1.3 मैक्स होना चाहिए पर यूनिट की रुपीज़। ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट है, ये महंगा हो जाता है। हमें एक तो इसको सस्ता करना है। सस्ता कैसे करेंगे? कंपिटिटिवनेस बढ़ा के, है ना। मोर कंपटीशन जो होता है वो आपकी प्राइस को डाउन कर देता है ना। इसीलिए जहाँ मोनोपोली होती हैं या ओलिगार्चीज होती हैं, वहाँ पर प्राइसिंग जो है बहुत हाई होती है, इन्फ्लेशन हाई होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक या गिनती के 2-3 हैं जो किसी एक चीज़ को बना रहे हैं, और आपका जो कस्टमर बेस है वो बहुत वाइड है, तो वो अपनी मर्जी से प्राइसिंग सेट करते हैं, और आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके पास में वही एक सेलर अवेलेबल है। लेकिन अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा, 10-15 सेलर्स होंगे, तो कस्टमर के पास में ऑप्शन होगा खरीदने का, तो उसको लगेगा कि नहीं भैया आप तो महंगा दे रहे हो, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टोर, हम किसी और स्टोर से जाके खरीद लेंगे। तो उस स्टोर वाले को पता चल जाएगा कि इसके प्राइस को महंगा बता रही है पब्लिक, तो मैं इसकी प्राइस से कम प्राइस पे दे दूं। ये कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है, इससे ना ही सिर्फ प्राइसेस को बल्कि इससे इनोवेशन को भी हेल्प मिलती है। ठीक है, इनोवेशन को हेल्प मिलती है। अगर स्टोर 1 बोलेगा कि अगर आपको मेरा सामान महंगा लग रहा है, तो वो इसलिए महंगा है क्योंकि मैंने रिसर्च में इन्वेस्ट किया, मैंने इनोवेट किया, और मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ स्पेशल है जो आपको किसी और सेलर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इससे इनोवेशन को भी बूस्ट मिलता है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ये लैंड। सरकारी ज़मीन के ऊपर या तो कहीं कब्जा हो रखा है, और अगर सरकार कहती है कि भाई ठीक है ये किसी और की किसी सिटीजन की अगर प्रॉपर्टी है, हम उसके ऊपर विंड टर्बाइंस लगाना चाहते हैं, हम इसके ऊपर सोलर ग्रिड लगाना चाहते हैं, तो कभी कोर्ट केस हो जाता है, स्टे लग जाता है, कभी लैंड एक्विजिशन वगैरह का जो प्रोसीजर है वो इतना लेंदी हो जाता है, टाइम खराब होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन इन इंडिया। डेमोक्रेसी में थोड़ी ये क्वेश्चंस रहते भी हैं। अगर ऑटोक्रेसी होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो किसी को भी उठो के वहाँ साइड में कर दिया, तुम यहाँ जाओ तुम वहाँ जाओ, और ज़मीन खाली हो गई, अब हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। ये ऑटोक्रेसीज में या फिर डिक्टेटरशिप जो होती हैं वहाँ पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो लैंड की जो प्रॉब्लम है वो भी हमें फेस करनी पड़ रही है। दूसरा, ट्रांसमिशन का डिले, क्योंकि हमारे पास में बैटरी सिस्टम्स बहुत कम हैं इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, मैंने ऐड किया है उस टॉपिक को। ट्रांसमिशन में डिले हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए अपन इतना समझते हैं। नेक्स्ट, हम चाहते हैं कि हमारे खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमें वो सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। ये जो बड़े बड़े पंखे हैं ना, सिर्फ पंखे ही नहीं हैं, टर्बाइंस के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा असला लगता है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर हमें ये सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम इस प्राइस को डाउन नहीं ला सकते। तो हम चाहते हैं कि हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर्स R&D में इन्वेस्ट करें, इनोवेशन करें इसमें, और खुद ही हम आत्मनिर्भर हो जाएं इस चीज़ के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फोकस कर रही है। गवर्नमेंट के ये 5 की फोकस एरियाज हैं, ये आपको याद करने हैं। हाँ, आज वाली न्यूज़ में थोड़ा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ ना तो ये याद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम नए स्टेट्स में एक्सपैंड करें। विंड एनर्जी का नाम आते ही सबसे पहले हमें याद आते हैं 4-5 स्टेट्स। कौन कौन से? हमें याद आता है राजस्थान, गुजरात, फिर थोड़ा साउथ में जाएंगे कर्नाटका हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो थोड़ा सा उड़ीसा वगैरह का एरिया हो जाएगा। विंड एनर्जी के नाम पे हमें यही याद आते हैं, क्योंकि विंड एनर्जी ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में प्रोड्यूस की जाती है। हम नहीं चाहते कि सिर्फ लिमिटेड हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि विंड एनर्जी और भी स्टेट्स में जाए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बट सिर्फ यही क्यों, और भी स्टेट्स में विंड एनर्जी का स्कोप होना चाहिए। दूसरा, ऑफशोर विंड एनर्जी। ऑफशोर विंड क्या होता है? एक्सक्यूज मी, ऑफशोर विंड क्या होता है? ऑफशोर कहते किसको हैं? समंदर को कहते हैं, है ना। सीज, ओशंस, लार्ज लेक्स, जो इतनी ह्यूज लेक्स होती हैं, एस्चुरीज वगैरह होती हैं, बैकवाटर्स होते हैं, इन एरियाज में क्या होता है,
एक तो लैंड एक्विजिशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती, आप समंदर के बीच में ले जाके वो कर रहे हो, विंड एनर्जी का फार्म क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, ये पॉसिबल है, होता है, इंडिया ने भी करा है कई जगहों पे। तो वहाँ पर एक तो आपका जो लैंड लिमिटेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो आपने डील कर लिया, ठीक है। वो किसी की ज़मीन नहीं है, वो बस खुली ज़मीन है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, वहाँ पर हर वक्त फ्री फ्लो ऑफ विंड होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग्स बीच में नहीं है ना, कोई पहाड़ बीच में नहीं है जहाँ से विंड कट जाएगी और फिर विंड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर एक बार टरबाइन ने घूमना शुरू कर दिया तो इट्स गोइंग टू गो ऑन, है ना, क्योंकि वहाँ पर अनइंटरप्टेड विंड एनर्जी फ्लो करती है, विंड फ्लो करती है, ठीक है। तो आपके लिए ऑफशोर विंड एनर्जी का जो ऑप्शन है इट्स वेरी गुड। सिर्फ तमिलनाडु और केरला में ही नहीं होना चाहिए, गुजरात की कोस्ट पे, आप महाराष्ट्र की कोस्ट पे करो, गोवा की कोस्ट पे करो, ठीक है। ये कोस्ट पे ही हो सकता है। कोस्ट का मतलब ये नहीं कि जमीन पे हो रहा है, जो आपका बीच है वहां हो रहा है, वहां नहीं होता है, ये फिर भी अंदर समुद्र में ही जाके होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑफशोर विंड का प्रोजेक्ट जो है आप उसको वाइड कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड विंड विद स्टोरेज फॉर राउंड द क्लॉक पावर। अब ये जो स्टोरेज वाला पोर्शन है ये अगेन आगे है, बैटरी स्टोरेज कैसे की जाती है मैं बताती हूँ। आपको स्टोरेज की ज़रूरत है ना। अभी आपने, जैसे इस वक्त अब क्या है, मानसून है, तो मानसून के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, तो आपकी सोलर एनर्जी ऑलमोस्ट निल हो जाती है, ठीक है। वही प्रॉब्लम सेम आपको विंड के टाइम भी आती है, जब रेन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर जब राजस्थान के एरिया का मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे चक्रवात आते हैं, है ना। तो जैसे गुजरात कोस्ट के आसपास बहुत तेज़ हवाएं आएंगी, तो यहाँ से हवाएं खिंच के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, वो एक्यूमुलेशन होकर वो हवाएं ऊपर घूमती हैं। तो यहाँ जो एरिया की जो हवाएं चलनी चाहिए थी वहाँ पर स्टैटिक हो जाता है, वहाँ पर विंड्स मूवमेंट बहुत डाउन हो जाती हैं। अगर यहाँ विंड मूवमेंट डाउन हो जाएगी तो आपका विंड एनर्जी का जो प्लान था, जो आपने लगाई थी, पूरे के पूरा ग्रिड जो बनाया था, इट्स गोइंग टू वेस्ट, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इसको डील करने के लिए, जब आपके पास में विंड चल रही थी और आपने विंड एनर्जी क्रिएट की, बना ली, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास में मेगा बैटरीज होना बहुत ज़रूरी है ना। उसी स्टोरेज की बात हो रही है। हर वक्त हवा नहीं चलेगी, कभी तो ऐसा भी आएगा जब हवा नहीं चल रही होगी, तब क्या करेंगे, है ना। ओके, उसके बाद में है ये वाला पॉइंट जो है ना, मैं आज आपको बता दूं, मैं पहले भी आपको 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ। कहीं भी आपको सेट होता है ना, वहाँ पे एआई लगा देना है अपन को, ठीक है। आपकी वर्ड लिमिट के लिए, आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई के बिना आजकल कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आई थिंक मैंने राजस्थान की वीकली जो मैं न्यूज़ कवर करती हूँ उसमें मैंने आपको कवर करके बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट माइनिंग में भी एआई के लिए पॉलिसी लेकर आई है, एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, ठीक है। तो कहाँ पर क्या धातु मिल रहा है, मिनरल कहाँ पर क्या मिल रहा है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कितना परसेंटेज होगा उसका, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन उसको बेटर तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा, कैसे एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एआई बता रहा है, तो एनर्जी में क्यों नहीं बता देंगे, है ना। तो मैं उसका एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कहीं पे भी कोई काम हो रहा है उसको अपन एआई से जोड़ सकते हैं, ऑलराइट। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये आत्मनिर्भर वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। हम चाहते हैं कि लोकली हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करें, ओके। नेक्स्ट, ये वाला फैक्ट आपको, आई एम सॉरी, याद होना चाहिए। इस साल के बजट में 26,549 करोड़ का जो एलोकेशन है मनी का, वो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रखा है, ठीक है। ये कम है, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली ये कम है, 50-60,000 करोड़ होना चाहिए, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, तो ठीक है, दिस इज गुड, ओके। चलो अब ये देखते हैं, ये मैं बता रही थी आपको, इसी को कहते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। बहुत से कंट्रीज हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हुए हैं, वो इस सिस्टम को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये विंड और सोलर वाला पोर्शन है, और ये आपका जो पावर कन्वर्जन है वो है कि आपने यहाँ से विंड एनर्जी ली, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, पावर में चेंज करते हैं। अब ये पावर में चेंज करने के बाद में ग्रिड में डायरेक्टली आपने भेज दी, ठीक है। कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, ट्रांसमिशन वेस्टेज होता है, उसका बहुत निल होता है, उसमें अपन को ज़्यादा नहीं जाना है। ग्रिड में भेजने के बाद में इट्स गोइंग टू बी यूज्ड, ग्रिड में सेव करके फ्यूचर के यूज को रखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अब क्या करें, इसमें से विंड बनी जा रही है, सॉरी, विंड से एनर्जी बनी जा रही है और ये कन्वर्ट करे जा रहा है, लेकिन अब वहां पर अगर ज़रूरत ही नहीं है या फिर वहां पर इस वक्त ओवरलोड हो जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। एक्स्ट्रा पोर्शन जो है ना आपका एनर्जी का, उसको आप यहाँ पर बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। ऐसी बैटरीज हैं, बहुत मेगा बैटरीज होती हैं, बिल्डिंग जितनी बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं, उनमें आप इनको स्टोर करो, उस एनर्जी को स्टोर करो फॉर फ्यूचर यूज। विंड आज नहीं चल रही, बादल हैं, सोलर नहीं चल रहा, तो क्या लोगों के पास में बिजली नहीं पहुंचेगी क्या, है ना। और अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, कोल, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं।
तो कोई ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ पर वहाँ से बनने वाली एनर्जी नहीं पहुँच रही है और सूरज भी नहीं चमक रहा क्योंकि बादल हो रहे हैं, मानसून चल रहा है, और विंड भी नहीं आ रही है क्योंकि बारिश होने वाली, तो सब कुछ टाइट हो गया है मौसम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? अगर डायरेक्ट सिस्टम होता है तो ग्रिड तक एनर्जी पहुंचेगी नहीं क्योंकि एनर्जी तो बन ही नहीं पा रही है, ये तो लॉक हो गए। तो फिर ये वाला सिस्टम ज़रूरी है आपके लिए, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये आपका कंट्रोलर है, पावर पॉइंट प्लांट कंट्रोलर है, वो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये आपकी बैटरी है। बहुत सारे कंट्रीज़, आई पर्सनली सीन इट, नेदरलैंड्स वगैरह में, इन जगहों पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मेगा बैटरीज़ हैं जो कि इस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको स्टोर करते हैं। वहाँ पर जनरली आपको टाइडल एनर्जी देखने को मिलेगी, है ना। कौन सी बोली मैंने? टाइडल एनर्जी। समंदर में जो लहरें नहीं होती हैं, वो क्या होता है, वो जो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मून पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है, मून होता है तो मून हट जाता है तो पानी का स्तर नीचे हो जाता है। ये रात का, दिन में सूरज के कारण होता है। तो ये जो दिन में 2 बार पानी का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसी को टाइडल बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो मूवमेंट है उससे टर्बाइंस घूमती हैं और एनर्जी बनती है। जनरली आपको यूरोप में, स्पेशली वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है यूरोप का, वहाँ पर टाइडल एनर्जी देखने को मिलेगी। अपने यहाँ पर विंड के ऊपर ज़्यादा फोकस है, टाइडल के ऊपर कम फोकस है, ठीक है। तो समझ में आया। ये BESS सिस्टम कौन सा होता है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है। आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर स्ट्रैटेजीज। ये ग्रीन पावर स्ट्रैटेजीज तभी पॉसिबल है। राउंड द क्लॉक का क्या मतलब होता है? 24/7, 24 घंटे, 7 दिन, साल भर, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप उस एनर्जी को स्टोर करेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरी एनर्जी जो है, जैसे मान लो सोलर लॉक हो गया तो विंड चलाओ, विंड लॉक हो जाता है तो टाइडल एनर्जी चलाओ, है ना। बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज ऐसे हैं, अगर एक लॉक हो जाता है, अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, तो कम से कम उसका शिफ्ट दूसरे एनर्जी सोर्स के अपन ऊपर रख सकें। समझ में आ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो इस एरिया में इसी एक एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और आज वो लॉक हो गया तो अब हम क्या करें, हम बिना बिजली के बैठे हैं, है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनके साथ में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है हमें, इस एनर्जी उसमें वर्ल्ड में। ये तो समझ में आ गया, हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अब आपको जो भी अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सब का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में अपन अटैचमेंट कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत वाला पॉइंट यहाँ पर अपन लगा सकते हैं। समझ में आ गया? गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अपने पहले कमियां थी, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था इंडिया, इसी का अगर अपन ऑप्टिमिस्टिक लैंग्वेज में लिख देंगे, है ना, तो ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, फ्यूचर आउटलुक हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको फ्यूचर आउटलुक तभी शेयर करना है, या फिर वे फॉरवर्ड, या फिर व्हाट टू डू, पॉलिसी आइडियाज़, ये आपको तभी लिखने हैं जब आपको एक क्वेश्चन में कोई पूछ रहा है। ऑफशोर विंड मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक नया ऑप्शन है, इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है ना, बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। गुजरात से लेकर, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका गोवा हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ये बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। वाई ओनली दिस? अपने पास में आइलैंड वो भी हैं, है ना, लक्षद्वीप आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये सब अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया को ऑफशोर जो ऑप्शन है विंड एनर्जी का, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट कंपेटिटिव टर्बाइंस। ये तब पॉसिबल है जब आप इनोवेट करेंगे, रिसर्च करेंगे इस एक एरिया में, और ये आपके बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं या जो गवर्नमेंट सपोर्टेड बिजनेस हैं उससे हो सकता है। रिसर्च करने में पैसा लगता है, ठीक है ना, हर कोई रिसर्च नहीं कर सकता, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये जो एक रिपोर्ट है आपकी, है ना, ये रिपोर्ट इन मंत्री जी ने रिलीज़ करी है ग्लोबल विंड डे वाले दिन, 15 जून के दिन। और इस रिपोर्ट का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में क्या है, जो मैं अभी तक पढ़ाई हूँ ना, वही है। सम 70-75 पेजेस के आसपास की रिपोर्ट है। इसमें इतना कुछ, बस वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और नाम लिखे हुए हैं अलग अलग टाइप के। टर्बाइंस की कंपिटिटिवनेस हो गई, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर इंडिया आई कर रहा है, कहाँ कहाँ से अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इसको कम किया जा सकता है, और क्या क्या अपने पास में इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। बट द जिस्ट ऑफ इस रिपोर्ट इज दिस ओनली, ठीक है। ओके, कोलैबोरेटिव पुश। अब इसमें है ना, ये तीनों इन्वॉल्व होने चाहिए, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरह की जो बड़ी डिस्कवरीज होती हैं या जो बड़े इनोवेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें पब्लिक का काम कम होता है। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट हो गई, आपकी इंडस्ट्री हो गई, ये बिजनेस हाउसेज हो गए, और अकेडेमिया जो है वो आपके IIT वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पर रिसर्च होती है, वो हो गए, ठीक है ना। मैं IIT ही लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
ये कॉल टू एक्शन अगेन द सेम थिंग, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या करा जा सकता है, कुछ आइडिया देना है, तो उसमें है एक तो आपको लैंड इशू और ट्रांसमिशन इशू जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लैंड कैसे सॉल्व होएगा? लैंड सॉल्व होएगा ऑफशोर विंड एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करके। और ट्रांसमिशन वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? बीईएसएस में इन्वेस्ट करके। ये क्या है? बैटरी एनर्जी सोर्सेस, है ना? गुड। उसके बाद में है इंडस्ट्री के लिए, ये तो स्टेट्स का काम है, यानी कि गवर्नमेंट्स का काम है। फिर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्या काम है? इनोवेट करना आपका काम है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना आपका काम है, कॉस्ट को डाउन लाना आपका काम है, कंपेटिटिवनेस बढ़ाना आपका काम है, रिसर्च करना आपका काम है। ठीक है, ये इंडस्ट्री के काम है। और बाकी के स्टेक होल्डर्स, ये एकेडमिया वगैरह ये सब हो गए, इनका क्या काम है? इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल जो हैं उनके साथ में हमें उनको अचीव करने की हमें कोशिश करनी है। एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें सिटीजन्स का इतना रोल हो सकता है, आप एनर्जी को वेस्ट ना करें। मैं पर्सनली भी आपको बताती हूँ, प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करा करो, पानी है उसको वेस्ट मत करो। और अपन तो राजस्थान में है, जस्ट बिकॉज मानसून है और बीसलपुर बांध का अच्छा लेवल आया हुआ है पानी का, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास में पानी इनफ है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, लूनी नदी जो है वो अपने फुल लेवल पे बह रही है, लेकिन ये काम टेम्परेरी है ना? वी शुड नॉट वेस्ट दीज नेचुरल रिसोर्सेज। हम बहुत परेशान होने वाले हैं, नंबर्स आर रियली वेरी स्केरी। अगर हम ऐसे ही चलता रहा और सेव नहीं करेंगे ना, इट्स गोइंग टू बी रियली बैड फॉर अस। और हम ही हैं जो इसको झेल रहे होंगे। मैं वो वाला डायलॉग नहीं बोलूँगी, हमारी आने वाली पीढ़ी हम ही झेल लेंगे, वो बाद में आएगी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम ही झेल लेंगे। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एनर्जी। और सस्टेनेबल फ्यूचर गोल्स मैंने आपको बता दिए, 7, 9, 11 और 13 में को अभी तक इतना ही ध्यान है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो बेसिक एनर्जी, स्पेशली क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी या इनसे रिलेट करते हैं। सस्टेनेबल सिटीज़ वगैरह का पोर्शन जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉल टू एक्शन हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले ये भी है, इसमें मैं बता देती हूँ, ये 5 आपको चीज़ें याद रखनी है। इसको पंचामृत कहते हैं इंडिया के क्लाइमेट एक्शन को लेके। इंडिया अपने क्लाइमेट गोल्स को लेके सीरियस है। ठीक है, पंचामृत का मतलब होता है 5 गोल्डन रूल्स या 5 अमृत कहते हैं ना उसको। क्या लिया था, समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने विष पी लिया था और जो बाकी का बचा हुआ था अमृत था जो कि देवताओं को देना था। वो कहानी अपनी जगह, बट अमृत को मैं क्यों भूल रही हूँ, क्या बोल सकते हैं अपन, और अच्छा वर्ड क्या है हो सकता है। एनीवे, तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडिया का टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है हमें कम करना है, रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन से, है ना? 2030 का जो गोल है वो आपको याद रखना है। हमें कम करना है 1 बिलियन टन से, यानी कि जो है ना उसमें से अपन को 1 बिलियन टन माइनस कर देना है। कब तक? 2030 तक। सेकंड है, जो हमारा कार्बन इंटेंसिटी है उसका इकोनॉमी में हमें भाग कम करना है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है, 45% से कम कर देना है अपन को 2030 तक। अगेन सेम ईयर सेम चल रहा है, 2030 ही है। फिर हमें 50% जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से लानी है 2030 तक। ये मैंने आपको नेशनल गोल में भी बताया था। सेकंड, हमें 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर रिजल्ट लाना है। ये हमें 2030 तक करना है, 500 गीगावाट। ठीक है, मैंने आपको हायरार्की बताई थी वॉट, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट की। उसमें भी गीगावाट जो है उसका 500 गीगावाट। ठीक है, और नेट जीरो एमिशन हमारे 2070 तक। ये आपका ईयर चेंज हो गया। ये नेशनल गोल मैंने आपको पहले बताया था। ये दोनों नेशनल गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये पंचामृत आपको याद होना चाहिए। जैसे अपन इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं ना, इंडिया चाइना का पंचशील, है ना, उस तरह से पंचामृत है, इसको घोट के पी जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये पंचामृत जो है इंडिया का सेम है नहीं। मैं आपको कल दूसरी क्लास लाके आऊंगी, उसमें मैं आपको दूसरा बताऊंगी। पीआईबी के ऊपर एक दूसरा वो भी है, उसमें इंडिया का जो क्लाइमेट प्लान है वो बताया गया है। ये तो हमारे गोल्स हैं और हमारा प्लान अलग है। मैं आपको प्लान बताती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर रिपीट हो गई फोटो। एनीवे, तो ये 2 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप आरपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जीएस 1, 2, 3 सब में आते हैं। उसी में नहीं आते, सिर्फ आपके हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है आरएएस में, मेंस में, उसमें भी आपका थीम एलैबोरेशन और जो आपके बहुत स्पेसिफिक ऐसे राइटिंग के, पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आता है। तो ये क्वेश्चन है, इनको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करो। जो मैंने अभी पूरा वीडियो में आपको समझाया है, पूरी न्यूज़ जो भी अपन ने इस बारे में एक्स्ट्रा बात भी करी है, वो सब ही इसमें आएगा। डिस्कस द रोल ऑफ विंड एनर्जी, इसमें विंड एनर्जी का पार्ट हमें बताना है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रैटेजी के लिए, है ना? ठीक है, ओके। ग्लोबल विंड डे के दौरान जो बैंगलोर में इवेंट हुआ, उस दौरान जो बातें हुई, जो मैंने बताया ना वही बातें हुई हैं, मैंने देखा था। एनीवे, हाईलाइट द क्री प्रायोरिटीज, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और हमारे जो टारगेट्स हैं
उनमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन में विंड एनर्जी को और सोलर एनर्जी को इंटीग्रेट करने का हमें क्या फ़ायदा है, इसमें आपको BESS एक्सप्लेन करना है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, क्योंकि ये दो एनर्जी सोर्सेज हैं जो हर जगह हो सकते हैं और इन्हीं दो एनर्जी सोर्सेज के ऊपर इंडिया का फोकस भी ज़्यादा है। वी आर नॉट मच फोकस टूवर्ड्स टाइडल एनर्जी या फिर हाइडल एनर्जी हो गया या फिर होती है ना न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, हमारे उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा फोकस कम है। विंड और सोलर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का प्लान इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इंडिया को कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे इन दो एनर्जी कॉम्बिनेशंस में, और आत्मनिर्भर भारत का जो है वो सपना कैसे पूरा होगा व्हेन इट कम्स टू एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आज का समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। इसमें ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, कहाँ गया वो गोल्स, कहाँ गए हमारे नेशनल गोल्स, हाँ ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ का पार्ट आपका डायरेक्ट था, है ना। ये जो रैंकिंग है, डायरेक्ट रैंकिंग आती है, नंबर 2 पे कौन सा स्टेट है, राजस्थान की क्या रैंकिंग है, नंबर 5 नंबर 6 है, ठीक है। तो टॉप 10 स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली टॉप 3 तो आपको लर्न करने ही करने हैं, इसके बाद में नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मिलेंगे और मेरे पास कल के लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। न्यूज़ कम है, इट्स मोर ऑफ एन एनालिसिस, क्योंकि न्यूज़ पुरानी है ना, उसमें छोटा सा चेंज आया है, वो आज के पेपर में ही आया था। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट टुमारो, ठीक है। चलो, थैंक यू।